अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। खान साहब ने जो चाहा उन्हें मिल गया। आवाम के सामने हीरो भी बन गए खान साहब और हुकूमतें भी बरकरार रहीं। खान साहब ने असेंबली तोड़ने का ऐलान करके खुद अपोजिशन को मौका दिया कि वो अदम एतमाद लाएं और मामला तूल पकड़े, और फिर वही हुआ। अगर खान साहब अब भी असेंबलियाँ तोड़ने में संजीदा हैं तो KP के असेंबली आज ऐलान के मुताबिक क्यों नहीं तोड़ी खान साहब? बहरहाल अब हुआ यह है कि पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही बरकरार हैं, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल है, कैबिनेट भी बहाल है, हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों को ही फेस सेविंग मिल गई है। परवेज इलाही तो अपने एक इंटरव्यू में पहले ही कह चुके थे कि असेंबलियां मार्च तक कहीं नहीं जा रही। अब वो हालात बनते दिखाई भी दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 11 जनवरी तक असेंबलियां तहलील करने से रोक दिया है। सियासी मुबस्सिरीन समझते हैं कि ये मामला अभी दूर तक जाएगा, मगर मोनिस इलाही अब भी तहरीक इंसाफ को तसल्लियां करवा रहे हैं कि वो और उनके वालिद एतमाद का वोट लेते ही असेंबलियां तोड़ देंगे। अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। अदालत ने हमें कहा है कि जी आपने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो इंशाल्लाह हम लेंगे, और जैसे हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। यानी दिल्ली हुनूस दोरस्त। लेकिन इस सारे मामले में भी तहरीक इंसाफ की उंगलियां किसी और तरफ ही उठ रही हैं। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को उनके दफ्तर में बंद करके रात गए उनसे नोटिफिकेशन पर साइन करवाए गए हैं। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कैबिनेट को और चौधरी परवेज इलाही साहब को अपने ओहदों के ऊपर जो है वो बहाल कर दिया गया है। अंडरटेकिंग जो अदालत ने कही कि अगली तारीख तक हमें अंडरटेकिंग दे के आप असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो टेक्निकल इशू है, उसके ऊपर हमें असूली तौर के ऊपर तो हमसे अंडरटेकिंग नहीं बनती रही। चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए उनको उनके ऑफिस में बंद ही कर दिया गया। ये सलूक किसने किया? उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें। परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। अब नाज़रीन, सिचुएशन बड़े मजे की है। परवेज इलाही साहब ने एक तरफ इमरान खान को लिखकर दिया कि वो असेंबलियां तहलील कर देंगे, और दूसरी तरफ अदालत में भी लिखकर दे दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए परवेज इलाही ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक तीर से दो शिकार कर लिए। दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह। वजीर आला साहब दुश्मन खान साहब को कह रहे हैं या गवर्नर साहब को? उन्होंने ये वाजे नहीं किया है। अलबत्ता एक बात बड़ी वाजे हो चुकी है कि मुल्क के हालात नाज़रीन इस वक्त अच्छे नहीं हैं। दुश्मन फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। हमारे बच्चों का लहू बहाने के लिए मंसूबे बना रहा है दुश्मन। लेकिन अफसोस है कि सियासी क़यादत कुर्सी बचाने के लिए दिन रात जिद्दोजहद करने में मसरूफ़ है। 7 साल बाद मुल्क के दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई हुई है। गो के दुश्मन हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? वज़ीर दाखिला ने इंकशाफ किया है कि खुद कुछ हमलावर के साथ खातून भी गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी जो असले से लोडेड थी, ये IGP रोड रावलपिंडी की तरफ से जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुई है। गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी कि इसी दौरान जो है वो उन्होंने गाड़ी को जो है वो ब्लास्ट कर दिया। गाड़ी जो है इसका कोई हाई वैल्यू टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये अगर अपने जो है वो टारगेट पे पहुंचती तो शायद ये बहुत बड़ी तबाही का जो है वो बाइस बनती। 28 नवंबर को कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी के खात्मे के ऐलान के साथ ही कार्रवाइयों में तेजी आई है। जंग बंदी के खात्मे के सिर्फ 48 घंटे बाद कोयटा में पुलिस ट्रक पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हुए, 23 अफराद जख्मी हुए। 3 दिसंबर को नौशहरा में मोबाइल पर हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। 14 दिसंबर को मीरान शाह में हमला हुआ। 18 दिसंबर को लकी मरवत में थाने पर हमला करके 4 एहलकारों को शहीद किया गया। उसी रोज बनू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर हमला करके एहलकारों को यरगमाल बनाया गया। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। 19 दिसंबर को शिमाली वजीरिस्तान में खुदकुश हमला हुआ। 20 दिसंबर को जनूबी वजीरिस्तान में पुलिस स्टेशन पर धावा बोला गया। CTD की रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस सिर्फ पुलिस पर 200 से जायद हमले हुए हैं, जिनमें 120 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 125 जख्मी हुए हैं। इस साल का सबसे खौफनाक हमला पेशावर में किया गया है, जहां 4 मार्च को कूचा रिसालदार की मस्जिद को निशाना बनाया गया था। धमाके के नतीजे में 60 से जायद नमाजी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए थे। जिस वक्त
हुक्काम कलदम टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन रोक कर उनसे मुज़ाकरात में मसरूफ थे। उस वक्त वो हालात का फ़ायदा उठाते हुए खुद को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ थे और ये इंकशाफ नेक्टा की जानिब से सेनेट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में किया गया है। जिस अमन को हज़ारों 75 से 80 हज़ार जाने देकर ये कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया था, वो इस वक्त ख़तरे में है। दहशतगर्द शहरे इक़्तिदार तक पहुँच चुके हैं और सियासतदानों का हाल यह है कि मुल्क और अवाम को महफूज बनाने के बजाय अपने इक़्तिदार को महफूज बनाने की तगोदौ में लगे हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल चल रही है, परवेज़ इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे समीना खावर हयात साहिबा काफली की सीनियर रहनुमाएं ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और प्रोग्राम में हमारे साथ इंशाल्लाह कोशिश हो रही है राना सनाउल्लाह साहब भी साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे। हारिस नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो ये कि ये जो सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस सारे सिलसिले को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? नेक्टा की जो रिपोर्ट सेनेट में जमा करवाई गई है उसमें किस तरह से बताया गया है कि वो कब से अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे थे। रिपोर्ट में मजीद होने वाले खतरात से भी आगाह किया गया है। 4 रोज़ पहले सर बनू में जो वाक़या पेश आया, आज इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हो गई। ये दहशतगर्दी का जिन सर बेकाबू हो रहा है, ये अचानक बोतल से वापस निकला कैसे? बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए। किरण, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इतनी कुर्बानियाँ दी गई, इतनी एफर्ट की गई और उसके बावजूद फिर दोबारा ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई हैं। आई थिंक इसमें ज़्यादा आई स्टिल बिलीव कि अफगानिस्तान में जब अमेरिकन गए हैं तो बेइंतहा वेपन एमुनिशन वहाँ पर खुला छोड़ के चले गए। दे कुड हैव डिस्ट्रॉयड और दे कुड हैव हैंडेड टू तालिबान गवर्नमेंट ताकि ये कंट्रोल में रहते। उसके बाद फिर जाहिर है कि अभी वहाँ अफगानिस्तान में भी प्रॉपर उनकी अफगान तालिबान की रेट कायम नहीं है और जो पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा कहती है कि वहाँ पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर उनके जो फंड्स फ्रीज हुए हैं वो पैसा उनके पास नहीं है। जब उनके माशी हालात ठीक नहीं होंगे तो रेट कायम नहीं होगी तो ना वो IS को कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो अल-कायदा को, ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है उसको, या TTP को। फिर उन्होंने अपने खुद कहा था कि हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने के देंगे। तो ये सारी चीज़ों में देखें तो अब इसका जो मेन मकसद और टारगेट है वो पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान का भी उलमा वक्त भी गया, उससे पहले आपको याद हो हिना रबानी खार भी गई थी वहाँ पर, उन्होंने बात की लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद बॉर्डर पे आपने देखा कि उन्होंने फायरिंग की है चमन में और हमारे लोग शहीद भी हुए, आर्टिलरी फायर, मोटर फायर किए गए। ये सब चीज़ों को कंट्रोल, एक तो वजह यह है कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम इस वक्त नहीं है और जिसका ऐसी कुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ सोचती है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ सोचती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर, उन्होंने भी जो वहाँ पर एक काउंटर टेररिज्म का एक इतना बड़ा वहाँ पर लोग प्रेजेंट में थे, उनको आपने अच्छे तरीके से अरेंज नहीं किया, वो आपके सामने हो गया और उसके बाद ये हालात जो अभी स्टार्ट हो गए हैं। इसको मेरे ख्याल में अब ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बड़ी इम्पोर्टेंट और क्लियर पॉलिसी वो ये होनी चाहिए कि 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी करें। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने आगे इस पर बहुत तफसील से बात करनी है। राना सनाउल्लाह साहब का भी वज़ीर दाखिला है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है मैंने इस पर और आपकी मौजूदगी का यकीनन मैं फ़ायदा उठाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा चाह रही हूँ ये काफली का जो सारा मामला हुआ है ना, और समीना खावर साहिबा साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा। परवेज़ इलाही साहब ने पहले खान साहब को लिख कर दिया, फिर आज अदालत में भी लिख कर दे दिया, वहाँ लिख कर दिया असेंबलियाँ तोड़ देंगे, खान साहब की अमानत है, यहाँ लिख कर दे दिया कि जी असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जो बयान हल्फी दिया गया है वो उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। क्या टेक्निकल मजबूरियाँ हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और क्या अंडरटेकिंग के मामले पर दोनों जमातें सेम पेज पर नहीं है? जी वालेकुम अस्सलाम किरण, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। किरण, जो आप अंडरटेकिंग की बात कर रही हैं वो कोर्ट का ऑर्डर था, तो ऑब्वियसली कोर्ट ऑर्डर को हमने ओबे करना था। हमने एक्शन सिर्फ आर्टिकल 224 के अकॉर्डिंग, उसका सब क्लॉज 2 है कि जी हम असेंबली तहलील करना चाहते हैं। एक्चुअली हम एलाय पार्टनर्स हैं किरण। देखें, एलाय पार्टनर जब बनते हैं तो गिव एंड टेक होता है। खान साहब से वादा किया था चौधरी साहब ने कि जी ठीक है, जब आप कहेंगे मैं तहलील कर दूंगा असेंबली। आपको आवाज आ रही है किरण? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपकी बात बहुत गौर से। जी, तो जब खान साहब से ये वादा किया था चौधरी साहब ने कि मैं तहलील कर दूंगा, जब हमने तहलील करने का
अंदिया दिया तो साथ ही आप देख रही हैं पीडीएम वाले इस कदर परेशान हुए हैं। मेरे पास बहुत से ये हवाले पड़े हुए हैं किरण कि जिसमें आर्टिकल्स हैं, सब क्लॉजेज हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। उससे हटके मैं सादी ज़ुबान में आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स चाह रहे हैं। ये सिर्फ चाह रहे थे कि इलेक्शंस ना करीब आए, इलेक्शन जल्दी ना हो। डिले खान साहब नहीं चाह रहे थे, आप लोग नहीं चाह रहे थे। असेंबलियां तो वंस फॉर ऑल तोड़ देते ना सर, मैडम असेंबलियां तो तोड़ देते ना, लेकिन ये डेज देना, बाकायदा पूरे हफ्ते का टाइम लेना, तो इससे तो ये मतलब है ना डिले टैक्टिक्स तो आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी किस्म की कोई फेस सेविंग मिल जाए। मुझे ये बताइए जो अंडरटेकिंग वाला मामला है, अच्छा, इस पर खान साहब अग्री थे जो कोर्ट को अंडरटेकिंग दिया गया है? जी शायद आपका मीडिया ही चला रहा था कि मोनस इलाही साहब गए हैं अपने वकील बैरिस्टर के साथ जमान पार्क, और वहां पे जो कोर्ट ने हमें आधा घंटा 1 घंटा दिया था कि 6 बजे तक आप जमा कराएं बयाने हल्फी, तो कोर्ट के ऑर्डर को हमने ओबे किया। जो गैर आईनी इकदाम उठाया है, गवर्नर साहब बेचारे मजबूर थे क्योंकि ये दहशतगर्दी संभालने की बजाय, इस्लामाबाद बैठने की बजाय सारा टब्बर तो लाहौर आके बैठ गया है कि जी किसी तरीके से असेंबली को डिले करें, अवाम ने हमें दोबारा वोट नहीं देना। एक्चुअली बात ये है। और दूसरी बात ये कि रात के अंधेरे में इतनी क्या गवर्नर साहब को पड़ी कि उन्होंने कल डी नोटिफाई किया और चीफ सेक्रेटरी को बिठाया, हरासा किया, साइन लिए, और उसके बाद उन्होंने रात के अंधेरे में यानी समीना साहिबा आ रही थी, समीना साहिबा ये जो 11 तारीख तक के लिए करने दें प्लीज। आप इस तरह प्रोग्राम कर रही हैं, मेरी सवाल भी नहीं आप ले सक रही हैं। आप सवाल का जवाब तो पहले ले लेना। आपने 3-4 सवाल किए हैं। आप कह रही हैं कि परवेज इलाही या मोनस इलाही साहब एक पेज पे इमरान को नहीं लेके चल रहे, ऐसा हरगिज नहीं है। हम उनके अलाए हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। अलायंस जो होता है गिव एंड टेक के ऊपर होता है। हम तो बड़े रिलैक्स होकर सीट एडजस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। और ये जिनको मरोड़ उठ रहा है, जो गैर आईनी इकदाम उठा रहे हैं, असेंबली इजलास प्रोवोक नहीं हुआ है, असेंबली इजलास मुलतवी हुआ है, उसमें गवर्नर साहब जो समन कर रहे हैं वो गैर आईनी कर रहे थे, वो कोर्ट ने आज फैसला दे दिया। अच्छा तो मुझे जवाब दे दीजिएगा, जो आपने बात की है कि रजामंदी से खान साहब की मुकम्मल रजामंदी के साथ अंडरटेकिंग दी गई है? जी बिल्कुल, खान साहब की रजामंदी के साथ दी गई है। हम एलाय पार्टनर हैं, हम एक दूसरे को मशवरा देते हैं। और एक और बात आपको बताती चलूं, चौधरी साहब ने खान साहब को यह भी मशवरा दिया था कि खान साहब अगर हम तहलील करेंगे तो पीडीएम की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, हमें उस रिएक्शन के लिए हम तैयार थे। हम खान साहब के साथ मनोअन से खड़े हैं और वो हमारे साथ हमारे एलाय पार्टनर हैं। ये जिसको ये गुमान है कि शायद जी दरार है या खान साहब एक पेज पे नहीं है, चौधरी साहब अलग हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमने अपने पार्लियामेंट्री, मेरा अभी परसों हुआ है पार्लिमानी मीटिंग हुई है, उसमें हमने अपने बंदे शो करा दिए हैं। मगर इनको गवर्नर साहब ने खत लिखा है, शायद किरण आपने पढ़ा है, आप हंसेंगी वो सुन के। जी आप सुन के हंसेंगी किरण, लेकिन आज ये खत मेरे पास मौजूद है। जो बंदे शो हुए हैं वो तो 140 हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद के वोट के लिए 186 वोट दरकार हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों ने स्ट्रेंथ शो की, जो आज पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें तो सिर्फ 140 लोग मौजूद थे। तो इस कदर संगीन हालात हैं, इसमें इतने सारे लोगों का ना होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है आप लोगों के अपने लिए? जी आपको इंफॉर्मेशन गलत मिली है। सिर्फ 3 लोग गैर हाजिर थे। एक भाई की बेटी का कीमोथेरेपी हो रही है, मुल्क से बाहर हैं, एक उम्रा पे गए हुए, 3 लोग हैं। उन्होंने भी लिखकर वहां से भेज दिया था चौधरी साहब को कि अगर गवर्नर साहब कहेंगे वोट ये एतमाद का तो हम हाजिर हैं चौधरी साहब, हम वहां से अंडरटेकिंग अपनी भेज देंगे। लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं। 3 लोग नहीं थे, हमारी जमात के पूरे मेंबर मौजूद थे, सभी लोग थे सिवाय 3 लोगों के। और ऐसी कोई इसकी तो बात ही नहीं है किरण, आदाद हमारे पूरे हैं। एक्चुअली ये जो डरे हुए हैं ना, इनके पास नहीं है। तो आप ये सवाल तो पूछ नहीं रही हैं कि आज इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली, आप ये तो मुझसे पूछे। वो इसलिए ली है कि इनके पास लोग पूरे नहीं हैं। सही, ठीक है। अब उनके मुताबिक क्योंकि अदालत में डी नोटिफाई हो गए अदालत से, तो इस वजह से गवर्नर ने उनको डी नोटिफाई कर दिया, तो इस वजह से अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। ये पीडीएम से पीडीएम का ये बात नहीं थी, ये बात मुझे बताइए। इतने अच्छे ये लोग हैं, इतने अच्छे ये लोग, इनको नहीं पता था कि जब ये डी नोटिफाई रात के अंधेरे में करेंगे तो सुबह ऑब्वियसली हम लोग कोर्ट जाएंगे, इनको सब पता था। एक्चुअली इनके पास लोग पूरे नहीं है। ये जो ड्रामा इन्होंने खेला था उस ड्रामे में ये खुद
फंस गए बेचारे। मोहतरमा आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये सवाल तो बार बार हम भी उठा रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक तो ले आए थे, लेकिन नंबर्स तो ऑब्वियसली उनके पास पूरे नहीं थे, और जो पिछली दफा में हुआ था तो वो भी नहीं कर सकते थे इस बार। मुझे बताइए सीलिंग के हवाले से क्या आप लोगों की बात हुई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 45 सीट्स का कुछ गिव एंड टेक हुआ है, 45 सीट्स पर एडजस्टमेंट हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सीट्स माजी में आप लोगों ने जीती थी सिर्फ उन पर ही एडजस्टमेंट हो रही है। तो आप जरा बताइएगा कि क्या आदाद शुमार हैं इसके? जी किरण, एक्चुअली सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कमेटी तश्कील दी गई है। हमारे भी 3 मेंबर्स हैं और पीटीआई के भी 3 मेंबर्स हैं, और वो आपको जल्द इंशाल्लाह 1-2 दिन में सीट एडजस्टमेंट का भी आपको पता चल जाएगा। और नो डाउट कि हम 45 सीटों का हम कह रहे हैं और 30 सीटों का भी कह रहे हैं। चौधरी साहब, अभी डिस्कशंस हो रही हैं, ये सब डिस्कशन हो रही है। मैं खुद हिस्सा थी उस मीटिंग में, तो ये डिस्कशन चल रही है। इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन सीट एडजस्टमेंट होनी ही होनी है हमारी। जी जी, ठीक। अब हारिस साहब, अदालती यकीन दहानी के बाद सर परवेज इलाही साहब की वजारत आला बच गई है सर, और काफ लीग की सिचुएशन ऐसी है इस वक्त, बिल्कुल वो विन विन सिचुएशन में है। अब और इस यकीन दहानी के बाद अब जो अंडरटेकिंग दी गई है उसके बाद अब खान साहब क्या करेंगे? या आप समझते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये फेस सेविंग भी मिल गई है उन्हें, खान साहब को स्पेशली, क्योंकि केपी की असेंबली तो डिसॉल्व नहीं की ना, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। देखें किरण, बात यह है कि एक तो 11 जनवरी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से अंडरटेकिंग देनी पड़ी है, और आई थिंक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे वो मेरी बहन कह रही हैं। सेकंड ये कि देखें, इशू ये है कि केपी के असेंबली अगर अभी वो तोड़ देती हैं और पंजाब असेंबली नहीं टूटती है, या उसमें जिस तरह भी प्रॉब्लम हो गई है, देन ही विल हैव अ सेट पॉलिटिकल सेटबैक। इसलिए वो चाहते, मेरे अंदाजे में ये कि वो चाहते हैं कि केपी के गवर्नमेंट उनके साथ रहे, और जब भी तोड़ें वो इकट्ठी दोनों असेंबली को तोड़ें, ताकि इसका इफेक्ट हो। और इतने लोगों का इलेक्शन कराने के लिए फिर हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को कई दफ़ा सोचना पड़े कि डू वी हैव दिस, और वो करेंगे। लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि ऑनेस्टली इस स्टेज के ऊपर जो चौधरी परवेज इलाही कह रहे थे वो बात ठीक थी कि हमें 3-4 महीने के लिए इलेक्शन को डिले करना चाहिए। असेंबली को फरवरी मार्च में जाके अगर तोड़ें, अप्रैल मई में इलेक्शन कराएं, बजट से पहले जो मैंडेट हो वो कर ले। अब बात ये देखना है कि इस वक्त क्या मुल्क में हमारे इस वक्त हम अफोर्ड कर सकते हैं इलेक्शंस? क्या इस वक्त इकॉनमी हमारी इजाज़त देती है? इकॉनमी सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब है, हमारे सामने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो में नज़र आ रहे हैं, मुल्क में सियासी जो है वो भी इस्तेकाम नहीं है, तो माशी इस्तेकाम हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें दोनों पार्टियों को सोचने की बात है। मैं ऑनेस्टली आई फील कि इस वक्त हुकूमत को और अपोजिशन को बैठ के ज़रूर एक नेशनल डायलॉग कर लें, नेशनल इशू पर जाएं कि जी हम सियासत की बात करेंगे, इकॉनमी की बात करेंगे। दुरुस्त कह रहे हैं आप, तबाह हाल मईशत है, 20% से ऊपर महंगाई रहनी है। गोल्ड का रेट कहाँ चला गया कि कल तो उन लोगों ने फिर लिस्ट ही जारी नहीं की, गोल्ड के नर्ख ही नहीं बताए। मामला डॉलर्स जो हैं वो 253 से ऊपर मिल भी नहीं रहा है मार्केट में, लेकिन यहाँ पर ये इख्तिदार की खींचातानी चल रही है। और इस सारी सिचुएशन में भी इस वक्त पीटीआई इशारा किसी और तरफ ही कर रही है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को रात के अंधेरे में दफ्तर में बंद किया गया और उस पर अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर दस्तखत करवाए गए। वजीर आला को हटाने के लिए दस्तखत वहां पर करवाए गए, उनको दफ्तर में बंद करके, जो नोटिफिकेशन कल रात को आया। तो सर ये तो अभी भी पीटीआई का इशारा किसी और तरफ ही है। देखें, चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो चीफ सेक्रेटरी जो हैं, वो चौधरी परवेज इलाही ने अपनी मर्जी के लिए हैं, बहुत अरसे से उन्होंने बात की हुई थी, ये उनकी रिकमेंडेड है। आई डोंट थिंक ऐसी बात होगी। गवर्नर के एक ऑर्डर्स होंगे, उसको चीफ सेक्रेटरी ने साइन किए होंगे, लेकिन रेस्ट एश्योर के इसमें, आई एम श्योर के इसमें किसी हालत में एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी इज नॉट अ चाइल्ड कि वो एक कमरे में बंद होके और इस तरह कर लेंगे। एंड वेयर वाज द पंजाब गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट कहाँ थी? पंजाब गवर्नमेंट के पास सेक्रेटेरिएट है, पंजाब गवर्नमेंट के पास इस वक्त पीटीए के साथ और चौधरी साहब के साथ वहाँ पर उनकी पुलिस है, आईजी उनका अपनी मर्जी का लेगा। तो आई डोंट थिंक ये, मैं तो यही बात हमेशा से कहता हूँ, देखें इस वक्त जब एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि वी आर ए पॉलिटिकल, तो इस वक्त हमारे सियासतदानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश को मैच्योरिटी दिखाएं, बैठें और बताएं एस्टेब्लिशमेंट को कि वी आर केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग आवर ओन इश्यूज। और ये सियासत में और जमहूरियत का यही हुस्न है कि आप बैठ जाएं, आप डिस्कस करें। जब 4 लोग दोनों तरफ से बैठेंगे, आइस मेल्टिंग होगी, कोई हल निकाल लेंगे।
मे बी गवर्नमेंट कन्विंस जो पार्टी मुसलसल इशारों किनायों में ये बात करे कि जी आपको मदद करनी चाहिए थी या आपको मदद करनी चाहिए, या जिनका इशारा आज भी उसी तरफ है कि आए कुछ मदद करें, वो कैसे इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। ये समीना साहिबा, आपके इल्म में है ये जो डी नोटिफाई किया गया वजीर आला को पूरी कैबिनेट तहलील करने का चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन रात गए आ गया, और पीटीआई जो कह रही है कि उनको उनके दफ्तर में बंद किया गया और फिर उसके बाद जबरदस्ती उस पर साइन करवाए गए, आप लोगों के इल्म में है ये बात, हुआ है ऐसा? देखिए जी, रात काफ़ी हो चुकी थी और उसकी वजह करके जो ये अभी बात है चीफ सेक्रेटरी साहब की, ये भी आपको 1-2 रोज़ में पता चल जाएगी। रात लेट नाइट चीफ सेक्रेटरी साहब को उठाया गया और उन्हें कहा गया कि आप साइन करें। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही कि गवर्नर का चूंकि ऑर्डर था, ये दिन में भी हो सकता था, इसमें ये बात नहीं है कि जी हम किसी और चीज पे डाल रहे हैं। मेरी जमात का तो कम से कम मौकफ ये नहीं है कि जी कोई और कुव्वत बीच में होगी जिसका प्रेशर था, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ रात के अंधेरे में ये घबराए हुए थे, क्योंकि जुम्मे को आपको मैं बात बताऊं किरण अंदर की, जुम्मे वाले दिन एजेंडा पे अदम एतमाद आ रही थी, स्पीकर साहब लेकर आ रहे थे, जो इन लोगों ने 140-50 लोगों ने जमा कराई थी बकौल पीडीएम के। वो अदम एतमाद को बचाने के लिए रातों रात इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को उठाया उनके घर में और दफ्तर बुलाया गया उनको कि जी गवर्नर साहब का ऑर्डर है, जिस पर ये बात खुटकती है कि ये जबरदस्ती ही हुआ है ना। अगर इस तरह का मामला था तो आप अगले दिन का वेट कर लेते, सुबह का वेट कर लेते। सुबह चूंकि स्पीकर ने इजलास बुलाया हुआ था और स्पीकर साहब ने एजेंडा के ऊपर अदम एतमाद लेके यानी काफली को ये लगता है, समीना साहिबा, काफली को ये लगता है कि जो दबाव था, रात गए चीफ सेक्रेटरी को उठाया गया, नोटिफिकेशन करवाया गया, ये दबाव हुकूमत की तरफ से था, लेकिन पीटीआई को लगता है कि ये दबाव किसी और तरफ से था। जी मैं इसका आप उनके लोगों से लें अगर मशवरा तो वो बता सकते हैं। मुझे जहां तक पता चली है बात, मेरी जमात को देखिए, मेरी जमात का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। चौधरी परवेज इलाही साहब का आपने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देखा था, जनरल बाजवा साहब के लिए जो उन्होंने बात की थी वो जेन्युइन बात थी, बिल्कुल ठीक थी कि जो मोहसिन होते हैं, जो आपका साथ देते हैं, हमारी मईशत का बुरा हाल था, हमारी फ्लड आ जाए, हमारी पे नागहानी आफात आ जाए, हमारे मुल्क को तकलीफ टेररिज्म आ जाए तो कौन सबसे आगे होता है? हमारी अफवाज पाकिस्तान, उसका सिपा सलार। और उस सिपा सलार के लिए मेरी वर्जन जो मेरी पार्टी का है वो बड़ा क्लियर स्टैंस है कि हम तो अपनी आर्मी को हमेशा सलाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। अभी भी जो दहशतगर्दी हो रही है, ये सारे तो इसीलिए समझते हैं परवेज इलाही साहब कि खान साहब एहसान फरामोशी कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग समझते हैं कि ये दबाव अगर था भी तो वो हुकूमत की तरफ से था, कहीं और से नहीं था। जो आपका जो इत्तेहादी हैं पंजाब में जिन्होंने आपको हुकूमत दी हुई है वो समझते हैं। आप साथ ही मौजूद हैं समीना से। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बड़े आम सवालात हैं जो आपसे कर रहे हैं, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पंजाब आज ज़ेरे बहस है, मुसलसल पंजाब के हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ समीना खबर हयात साहिबा प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग ख़ाफ़ की। समीना साहिबा, एतमाद के वोट के हवाले से कोई डिस्कशन हुई है? इंतजार करेंगे अदालत के फैसले का? 11 तारीख तक का मजीद इंतजार किया जाएगा या फिर कोई डिस्कशन हो रही है एतमाद के वोट के हवाले से? जी किरण, आज जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया है। मैं बल्कि आपको शॉर्ट कॉपी उनका जो आया है शॉर्ट आंसर वो भी आपको भेज देती हूँ। उसमें जज साहब ने कहा है कि जो अदालत का ये जो एतमाद का वोट का है वो सवाबदीद है सीएम साहब की, तो लिहाजा वो ये तो मजाज ही नहीं रखते हैं कि ये कह दें हमें, क्योंकि ये 42वां इजलास चल रहा है जो कि प्रोवोग नहीं हुआ, जो कि मुलतवी हुआ है। उसमें गवर्नर साहब ये सवाल डिस्कशन कर ही नहीं सकते, लेटर लिख ही नहीं सकते, समन कर ही नहीं सकते असेंबली को। तो ऑनरेबल जज साहब ने कह दिया है कि जो एतमाद का वोट का मामला है वो सीएम की सवाबदीद है। ये आज उनका ऑर्डर आ चुका है, शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया उन्होंने। ठीक, तो कोई वैसे कार्रवाई का सोच रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के हवाले से? और फवाद चौधरी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि हम गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर को खत लिखेंगे, तो परवेज इलाही साहब कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, चौधरी साहब के मशवरे के साथ ही तहरीके इस्तेकाक जमा हो गई है आज असेंबली में, बल्कि आपको कल तक ये भी पता चल जाएगा
कि गवर्नर साहब के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक जमा हुई है कि उन्होंने कैसे हैरेस किया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब को, और उन्होंने सदर साहब को ख़त भी लिख दिया है और चौधरी साहब की रजामंदी से लिखा गया है। स्पीकर ने लिखा है कि जो वफाक की अलामत होते हैं वो गवर्नर होते हैं, तो वफाक में चूंकि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं तो वो ऑब्वियसली आपको पता है प्रेसिडेंट साहब ने वजीर आजम को ही लिखना है, लेकिन प्रोसेस में हम ले आए हैं कि ये जो गैर आइनी कदम पंजाब में उठाया गया है ये टोटली रॉन्ग था। और मैं आपको बताऊं किरण, ये इन्होंने क्यों गैर आइनी कदम उठाया है, क्योंकि ये बार्गेनिंग करना चाह रहे थे चौधरी परवेज इलाही साहब से, ये उनको ब्लैकमेल करना चाह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे कैंप में आ जाएं, ये हमसे निगोशिएशन कर लें, क्योंकि सीएम तो वो भी हमें बनाना चाहते हैं। तो चौधरी साहब ने तो अभी भी ये ऑफर है आप लोगों के पास के साथ अभी भी ऑफर है ये? जी हम लोगों की, क्योंकि जी आपको पता है चौधरी शुजात साहब परवेज साहब के भाई हैं और वो उनको गाहे बगाहे कोई ना कोई इतला, कोई ना कोई खबर भेजते रहते हैं जिसपे कि हमें साफ तरीके से बताया गया है कि हम आपको फ्यूचर का सीएम बना देते हैं, अभी भी आपको हम सीएम कर देते हैं, लेकिन कैंप हमारा ज्वाइन कर लें। ये ब्लैकमेलिंग में चौधरी ये कब बात की है चौधरी शुजात ने? इसलिए ये सारा जी ये तो कब चौधरी शुजात तो ये गुज़िश्ता 5 महीने से मैसेजेस हो रहे हैं, जब से ये हुकूमत चेंज हुई है तब से चौधरी साहब कह रहे हैं कि आखिरी बार ये ऑफर कब हुई है? जी ये 5 महीनों से लगातार ऑफर्स हो रही हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को कि आप पीडीएम के सीएम बन जाएं, आपको हम अभी भी पीडीएम का बनाने को तैयार हैं और फ्यूचर जो अभी भी ये ऑफर बरकरार है। ये मुझे आप बता सकती हैं कल परसों आज में चौधरी साहब ने ये मैसेज दिया है? जी आज मैं आपको नहीं बता रही हूं, मैं गुज़िश्ता 5 महीने से लेकर अब तक की जो सिचुएशन चल रही है उसके पीछे वजह मैं आपको बता रही हूं किरण, कि वो वजह ये है कि वो इनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 5 माह से ये चाह रहे थे कि पीडीएम में परवेज साहब आ जाए। सही। सना बुच्चा साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सना। जी सना कैसे देख रही हैं आप सारी सिचुएशन को, और इस सारी सिचुएशन में विन विन पोजीशन में आप नहीं समझती हैं कि इमरान खान साहब भी और काफ लीग भी, परवेज इलाही साहब भी, क्योंकि खान साहब जो फेस सेविंग चाह रहे थे उनको फेस सेविंग भी मिल गई, असेंबलीज डिसॉल्व भी नहीं करनी पड़ी, मामला अदालत में चला गया, परवेज इलाही साहब की मिनिस्टरशिप भी बरकरार है, उनको भी नहीं घर जाना पड़ा, तो ये तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो गई। क्योंकि अगर असेंबलीज डिसॉल्व करनी होती तो केपीके में तो कोई मसला नहीं था, वहां तो अभी 12 बजे तक का मौका है, 23 तारीख है आज। देखिए समीना ने जो बात करती है, अब मैं समीना के आगे तो क्या बोलूंगी, समीना ने तो बात ही इतनी जबरदस्त करती है, समीना तो आपको सच बता गई हैं और इनके आगे तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आज के सबसे बड़े नेट लूजर जो रहे हैं वो हैं इमरान खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप की फाइनल जो उनकी विन थी, आज मेरा ख्याल है उस विन के आगे ये जो हार है वो ज़रा ज़्यादा बड़ी हुई है। अब इसको सेलिब्रेट ना करें इमरान खान साहब, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो चाल वो चलते हैं आजकल वो उल्टी चल जाती है। मुझे लगता है चांद के रहन को ना वो समझ रहे हैं, ना वो चांद की चाल को समझ रहे हैं, ना वो दिन सही मुंतखब कर रहे हैं, ना उनकी तारीखें मिल रही हैं, ना सितारे उनके साथ चल रहे हैं, ना परवेज इलाही साहब उनके साथ चलेंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि, और आज तो मुन्नस इलाही साहब तो कह रहे थे कुकड़ी को फिर फ्लैटीज में बना दिया जाएगा सीएम, तो मेरा ख्याल है मुन्नस इलाही साहब भी ये अनप्रेसिडेंटेड है, उनके लिए भी इस तरह का फैसला, तो मेरा ख्याल है इट्स अ गुड विन फॉर परवेज इलाही साहब। ही गेट्स टू डू एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू डू एंड ही शुड कंटिन्यू डूइंग इट, बिकॉज़ आई थिंक वो ही इज वेरी, बहुत अहम है वो उस जॉब के लिए जो वो करते हैं। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, और वो ठीक है। मगर इस वक्त नेट लूजर जो है इमरान खान साहब हैं बिल्कुल, और वो जो जासूसी का जो आला उन्होंने बाद में पकड़ा है, अगर वो पहले पकड़ लिया होता तो फिर ये जो धाग में बैठे हुए थे कि इनको पता चल गया था कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, तो ना वो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव होता, ना ये तमाम ड्रामा होता। तो वो जो अब स्पेशल टीम गई है और फिर ज़मान पाक में से उन्होंने सारे आलात निकाले हैं, तो अंदर की बात जब बाहर निकल गई है तो अब तो सबकी होनी थी। लेकिन चलिए अब कोई बात नहीं, इमरान खान साहब को 92 की विन के बाद करेंगे, हार भी मुबारक हो। और देखिए ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि गवर्नर अहल नहीं है ये करने के, फलां अहल नहीं है ये करने के, ये बात जो है ना फिट नहीं है। गवर्नर साहब अहल है, उन्होंने आपको किया, स्पीकर वो अहल नहीं है, स्पीकर को ये करना चाहिए था। अब ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें आइन खामोश नहीं है। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड।
बहुत शुक्रिया सना। प्रोग्राम में साथ मौजूद थी वफाकी वज़ीर दाखिला साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त बड़ी दिगरगू है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो हमारे हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उनके लिए भी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन अफसोसनाक मामला ये कि सबके सब सियासत करने में लगे हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में राना साहब आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया दहशत गर्दों के बारे में कुछ पता चल सका है सर? टारगेट क्या था उनका, आए कहां से थे? जी, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने बड़ा प्रोफेशनल और बड़ी जो है वो फर्शनासी से काम लेते हुए विद इन 6 आवर्स जो है ये सारी जो वारदात है इसको जो है उन्होंने डिग आउट कर लिया है। अब इससे मुतल्लिका कुछ लोग जो हैं वो हमारी जो है वो कस्टडी में भी हैं, कुछ लोगों का पता चल चुका है, उनके लिए कोशिश हो रही है। तो ये पूरा केस जो है ये आप कह सकते हैं ट्रेस आउट हो चुका है। जी राना साहब, इमरान खान इस हमले को हुकूमत और इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे रहे हैं सर, आप क्या कहते हैं? उसकी क्या बात है, वो आपको पता ही है कि वो इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करने के पे कामजन है। उसका हर अमल जो है वो फितने पे, फसाद पे और मुल्क को सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम करने पे, ताकि मुआशी तौर पे जो है वो मुल्क को नुकसान दिया, इसके ऊपर उसका हर अमल, यानी एक मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर ये इंसान जो है ये गामजन है। ये फितना है, ये फसाद है। कौम को इसका इदराक करना चाहिए, इसकी शिनाख्त करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर इसी तरह से इसकी शिनाख्त न हुई तो ये इस कौम और मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर। बहुत शुक्रिया राना साहब। सर हारिस नवाज साहब, आपको लगता है कि हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि फिर किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है क्या? डेफिनेटली इस पे तो कोई डाउट नहीं है, बट आई स्टिल फील कि इमरान खान साहब को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन रेज करें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में, क्योंकि कौम लोगों को यकीन करने नहीं पता कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी कितना काम कर रही हैं। इतने बड़े बड़े नेट बस्ट कर रही हैं कि जो बताए नहीं जाती, क्यों बताएंगे तो फिर लोगों को वार्निंग मिल जाती है और वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। मेरे ख्याल में 100 में से 90 या 95 तो ये पकड़ लेते हैं पहले के, इससे पहले ये धमाके करें। 1-2 इक्का दुक्का इंसिडेंट हो जाता है, जो अल्लाह का शुक्र है कि वो बात हो गया। सेकंड बात यह कि देखें इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल बहुत सख्त ज़रूरत है, और आई एम श्योर कि हमारी सिक्योरिटी जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग वो तो 100% दे आर ऑलरेडी ऑन ऑपरेशंस, लेकिन साथ ही साथ 2-3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी हमें चाहिए। एक तो ज़ाहिर है कि अफगान तालिबान से बात करनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको एक जो डायलॉग की बात अफगान गवर्नमेंट से ज़रूर करें, लेकिन तरीके तालिबान को वी हैव टू सॉर्ट देम आउट नाउ। ये इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन क्योंकि 6 महीने का वक्फा मिल गया, बातचीत हो गई, इन्होंने रीऑर्गेनाइज कर लिया, वेपन एमुनिशन अमेरिकन वॉर छोड़ के गए वो मिल गए, फिर अफगान तालिबान की रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं, जिसकी वजह से ये इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए। अफगान तालिबान से बात करें, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए, और नेक्टा का फॉल करें, नेक्टा को इम्पोर्टेंट करें। ठीक ठीक ठीक। समीना साहिबा, आखिर में मैडम ये बता दीजिए, ये कामिल अली आगा साहब इनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। कामिल अली आगा साहब कहते हैं चौधरी शुजात साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है, अभी आप कह रही हैं चौधरी शुजात जो है वो बहाल हैं। आप कहती हैं कि भाई भाई हैं हमारे चौधरी शुजात साहब, उनकी रुकनियत जो है उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया है। तो बेसिकली इस वक्त चौधरी शुजात साहब का स्टेटस है क्या काफ लीग में? मैं आपसे पूछ रही हूँ चौधरी शुजात साहब का स्टेटस क्या है, क्योंकि कामिल अली आगा साहब जिनको पार्टी से निकाला गया वो कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब जो तालिबानी लीडर हैं वो वही हैं जो परवेज इलाही साहब जो सीएम पंजाब हैं इस वक्त। किरण सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी बहुत। अब जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा या सवाल रिपीट कर दूं? जी प्लीज रिपीट कर दीजिएगा।
मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, चौधरी शुजात साहब का स्टेटस क्या है मैडम? कामिल अली आगा साहब जिनको कल निकाला गया है पार्टी से, वो कहते रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। अभी आप कह रही हैं कि भाई हैं हमारे, परवेज इलाही साहब के भाई हैं वो, तो उनका स्टेटस इस वक्त पार्टी में क्या है? जी वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई हैं और सियासी इख्तलाफ दोनों में आया है। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगी, मेरी तो दुआ है कि जल्द अज जल्द इन भाइयों के इख्तलाफात दूर हो जाएं और ये इकट्ठे हो जाएं। जहाँ तक आपने आगा साहब की बात की है, तो ये सब जुडिस मामला है, कोर्ट में गए हैं आगा साहब और कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज किया हुआ है। देखिए, पार्लिमानी लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा जब सीएम बने हैं परवेज इलाही साहब, तो सारे इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद पार्लिमानी लीडर के पास आ जाते हैं। तो परवेज इलाही साहब इस वक्त काफ लीग के पार्लिमानी लीडर हैं और जब तक ये असेंबली चलती रहेगी परवेज इलाही साहब ही पार्लिमानी लीडर रहेंगे। जब ये खत्म होगी उसके बाद चौधरी शुजात साहब जो फैसला करना है। जी चौधरी शुजात साहब जब अभी फिलहाल वो पार्लिमानी लीडर नहीं है हमारे, लिहाजा हमारे पार्लिमानी लीडर जो कोर्ट ने भी कर दिया हुआ एक्सेप्ट, वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब सदर हैं चौधरी शुजात, पिछला इलेक्शन हुआ है जी, फिलहाल तो जी पार्लिमानी लीडर जो हैं वो परवेज इलाही साहब हैं। सदर हैं या नहीं है काफ लीग के? जी सदर की तो बात ही नहीं है जी, फिलहाल तो हमारा चौधरी शुजात साहब का मैं पूछ रही हूँ वो सदर हैं या नहीं है? पार्लिमानी जो होता है ना जी, जो पार्लिमानी निजाम होता है, 10 सीटें जो हमने निकाली हुई हैं, वो तो पार्टी लीडर, वो पार्लिमानी लीडर से चलती है, लेकिन क्या पार्टी बगैर सरबराह के चलती है मैडम? जी पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन में ये केस चल रहा है मैडम, अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर फैसला रख कर बैठी हुई है। वो चले ऐसे बता दें, इलेक्शन कमीशन को छोड़िए, आपके सदर चौधरी शुजात साहब हैं या नहीं है? जी चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब दोनों मेरे लीडर हैं, लेकिन फिलहाल जो सदर का और पार्लिमानी लीडर की बहस है, कोर्ट ने तो उसको कह दिया पार्लिमानी लीडर को, सदर के लिए इलेक्शन कमीशन के पास केस गया हुआ है कि अभी पार्टी के सदर कौन है, वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। मैं ऐसे कोर्ट की बात पहले कैसे डिस्कस कर सकती हूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समीना खबर साहिबा प्रोग्राम में मौजूद थी, हारिस नवाज प्रोग्राम में मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो मारूफ एंकर पर्सन है रेहाम खान, उनकी आज माशाल्लाह शादी हुई है और शादी के बाद पहला इंटरव्यू हमारे प्रोग्राम में दे रही हैं। ब्रेक के बाद उनसे मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। मारूफ एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ा हैं रेहाम खान, जो तीसरी बार रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई हैं और आज हमने खुसूसी तौर पर उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रेहाम, पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप दोनों को ढेरों खुशियाँ अता करे। कब हुई है आपकी शादी? आज ही हुई है? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर जब आपने पिक्चर्स पोस्ट की हैं तो इस वक्त टॉप ट्रेंड में चल रही है आपकी शादी। किरण बहुत 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 शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तवस्सुत से आपके देखने वालों को, व्यूअर्स को, तमाम चाहने वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि इतना प्यार भरा रिस्पांस मिला है। और हालांकि टाइम जोन का भी डिफरेंस है, लेकिन लोगों की फ़ोन कॉल्स, लोगों की मैसेजेस मुतवातर आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि जैसे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी शेयर किया कि मेरे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में आप सबसे दुआ की इस्तदा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मुझको, मैं जो भी कदम उठाऊँ उसमें सपोर्ट करते रहेंगे। मैंने सोशल मीडिया पे भी इसी वजह से कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं। शादी सादगी से मैंने हमेशा पसंद किया है और हम दोनों की यही ख्वाहिश थी। शादी आसान ही तरीका होना चाहिए, आसानी से और सादगी से ही होनी चाहिए है। मैं चाहती हूँ कि लोग ये समझें कि शादी करने को इतना मुश्किल ना बनाया जाए, तो यही हमारी ख्वाहिश थी। और इनका ताल्लुक कराची से है जी, उर्दू स्पीकिंग फैमिली हैं और यहाँ पे अमेरिका में काफ़ी अरसे से ये मुकीम है। इधर ही यूएसए में मेरी एक विज़िट पे मुलाकात हुई और मुझे लगा कि हमें बहुत सी चीज़ें बहुत ही
इन कॉमन है। तो बस बाकी अल्लाह की मर्जी होती है, कब क्या हो जाएगा तो ये तो हम नहीं जानते, और ये तो जैसे लिखा होता है वैसे ही होता है, ये तो मेरा मानना है। अच्छा रेहाम, आज का दिन ऑब्वियसली आपके लिए, आपके शौहर के लिए, आपकी फैमिली के लिए बड़ा खूबसूरत दिन है, और इस खूबसूरत दिन पर भी आज आपको ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की तनकीद का भी सामना करना पड़ा है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? तनकीद करने वालों का, देखें, उन बेचारों का काम ही यही होता है। अब शादी जैसी बात पे भी अगर कोई तनकीद करे तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जायज़ शरई काम है निकाह करना और शरीयत के तरीके के मुताबिक किया है। तो अगर वो अब भी तनकीद कर रहे हैं तो ये आप समझ जाएँ कि आप कुछ भी करें तो जिन लोगों को बस तनकीद के अलावा कुछ नहीं आता वो करेंगे। तो ना मैंने पहले कभी परवाह की है और ना अब करूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, अपने उसूलों के मुताबिक गुज़ारनी है, ना कि लोगों की तनकीद से डर कर। और लोगों की जो भी बातें होती हैं उनकी परवाह ना मैं करती हूँ, ना किसी को भी करनी चाहिए। अच्छा रेहाम, अब इस वक्त आपके हस्बैंड जो हैं वो अमेरिका में हैं, वहाँ पर मुकीम हैं, आप बरतानिया में रहती हैं, शादी अब आप लोग की हो गई है, तो आप कहाँ रहने का प्लान कर रहे हैं? मैं जी जैसे पहले काम करती रही हूँ, ज़ाहिर है हम दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। हम दोनों को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत पाकिस्तान याद आता है, और हम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ रही है कि पाकिस्तान में जैसे मैं अपना वक़्त और एफ़र्ट इन्वेस्ट करती रही हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मुझे पूरी तरह से इनकी भी सपोर्ट है कि हर काम में सपोर्ट करेंगे, तो मैं आती-जाती रहूँगी। ज़ाहिर है शादी इंसान इकट्ठे रहने ही के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी कहीं और रहूँ और ये कहीं और रहें, लेकिन वो भी जानते हैं कि मेरे काम में ट्रैवलिंग ऐसे भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान मेरा ट्रैवलिंग रहेगी, और मैं, ज़ाहिर है आसानी है कि अगर हस्बैंड भी पाकिस्तानी हो तो फिर इसमें कोई मसला भी नहीं होगा, वो भी आना चाहेंगे, और वो समझते हैं कि मेरी जो कुछ कॉजेज़ हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, आपको पता है पॉलिटिकल एक्टिविज़्म हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन हो, तो वो बहुत सपोर्टिव हैं। तो मेरे काम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। रेहाम, पोस्ट देख रही थी मैं आपकी, तो आपने अपने बेटे को थैंक्स किया, उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आपकी तरफ से वकील का किरदार आपके बेटे ने निभाया है। आपके माशाल्लाह 2 बच्चे और भी हैं, क्या आप लोग साथ ही रहेंगे? बच्चों का हमेशा जी मेरी बहुत सपोर्ट रही है, और माशाल्लाह से मेरे तीनों बच्चे अब इंडिपेंडेंट भी हैं। तो मेरी उस तरह की ज़िम्मेदारियाँ नहीं रहीं जैसे पहले थी। और बेटे चूँकि बड़े हैं तो उन्होंने वकील का जो फ़र्ज़ था वो निभाया, और पहली बार ज़ाहिर है ये हुआ है कि बच्चे मेरी शादी में इन्वॉल्व भी रहे हैं। तो इससे पहले तो ज़ाहिर है छोटे भी बहुत थे, और पिछली बार वो पास भी नहीं थे, बड़े दोनों उस वक़्त बाहर थे। तो इस बार सबकी सलाह-मशवरा, और उनकी ज़ाहिर है चूँकि बड़े हैं, तो उन्होंने भी बड़ा बल्कि पेरेंट्स की तरह ही सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपने हस्बैंड के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि जब ये खबर आई है, जब आपने पोस्ट किया है, तो उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि रेहाम ने किससे शादी की है? मुझे यहाँ पे इधर सिएटल ही में सेटल्ड हैं, और सिएटल की एक बहुत बड़ी जो ग्लोबल कंपनी है उसके लिए काम करते हैं, और शौकिया तौर पे आप देखती हैं कि कुछ सैटायर सोशल मीडिया पे वो शेयर करते रहते हैं। ज़ाहिर है पहले मॉडलिंग से भी वो जुड़े रहे हैं, और लेकिन वो जॉब के साथ-साथ ये करते रहे हैं हमेशा, क्योंकि एक प्रोफेशनल फैमिली से उनका ताल्लुक है। तो जी। ये जो शोबिज़ वाली साइड है इतनी वो उसको टाइम नहीं दे सके। आई होप कि अब मैं उनको इनकरेज करूँ कि थोड़ा-सा और वक़्त दें, लेकिन फ़िलहाल तो वो ही इज़ अकॉर्डिंग टू हिम
बोरिंग कॉर्पोरेट बाय डे, लेकिन तंज़ो मज़ाक का शौक है। बस आजकल उनका काम है बस मेरा ख्याल रखना और मुझे हंसाते रहना, तो आजकल वो इस काम में मसरूफ है। Once again, best wishes for your new journey. Thank you so much for your time. प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।